Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is your biology teacher. I welcome you all from the platform of Ilmi Stars Academy. I hope you are doing good and you are following the SOPs related to coronavirus. हमने चैप्टर 2 शुरू कर रखा था और चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में डिस्कस करूँगा डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन डीएनए का जो फेमस स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले, जो कि 1953 में पेश किया गया था, उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उससे पहले की गई थी। और ये बात है 1951 की, जिसमें अर्विन चेरकाफ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने फाउंड आउट किया था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए में, दे शो स्पेसिफिक रेशियोज। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दे शो स्पेसिफिक रेशियोज, और वो स्पेसिफिक रेशियोज जो हैं वो एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और गावानिन में। तो ये इन्होंने रिसर्च की थी। इनकी रिसर्च में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो हमेशा इक्वल होती है अमाउंट ऑफ थायमिन की। यानी कि एडेनिन और थायमिन का जो अमाउंट है वो एक जैसा होता है, और इसके साथ साथ जो गावानिन है उसकी अमाउंट बिल्कुल बराबर होती है साइटोसिन की डीएनए में। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों की अगर आप रेशो निकालें, जो प्यूरीन्स हैं और जो पायरिमिडीन्स हैं, इनकी रेशो आप निकालें तो वो रेशो आती है 1:1 आती है। और इसको क्या कहते हैं? चरगॉफ्स रूल। ये हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाए, स्पेशली फेडरल बोर्ड के अंदर, कि आप बताएं कि चरगॉफ्स रूल्स क्या है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ एरविन चरगॉफ। तो ये स्लाइड आप उसमें लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ एरविन चरगॉफ, या ये भी हो सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन चरगॉफ्स रूल। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो बहुत फेमस थी। एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज किया जाता था टू स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज की जाती थी। वो बहुत कॉमन थी उस दौर में, और इसको यूज किया मॉरिस विल्किंस ने और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दे फर्स्ट टाइम क्लेम दैट डीएनए इज ए डुप्लेक्स डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। मतलब डीएनए जो है वो एक स्ट्रैंड नहीं है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये पहले इस्टेब्लिश हो चुका था। 1953 से पहले इन्होंने इस चीज को इस्टेब्लिश कर लिया था। और उसके बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो मेथड है उसको यूज करके उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी थी कि जो विड्थ है डुप्लेक्स की वो 2 नैनोमीटर है, व्हाइल द लेंथ ऑफ ईच टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। ये हो सकता है आपसे एक नंबर का एमसीक्यू बन के आ जाएगा। विड्थ इतनी है और इसकी जो लेंथ है ईच टर्न की, यानी कि इतने 3.4 नैनोमीटर के बाद एक टर्न आता है, एक ट्विस्ट आता है। तो इसको आप देख लें। ये आप क्लियर कर लें कि ये जो फिगर्स हैं ये 1953 से पहले एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज करके पहले निकाले गए थे। तो ये उनसे पहले की बात है, यानी कि वॉटसन और क्रिक मॉडल से पहले की बात है। 1953 से पहले इसको एस्टेब्लिश किया जा चुका था। अब हमारा जो असल पॉइंट है वो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए जो है ये बहुत फेमस है और ये बहुत एक्यूरेट भी है, और हम इसी की डिस्कशन करेंगे। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1953। इसको प्रेजेंट करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम फ्रांसिस क्रिक था और दूसरे का नाम जेम्स वॉटसन था, जिन्होंने इसको पेश किया फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए which is now called Watson-Crick model of DNA. Before I move on, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लें। जब भी मॉडल का वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या वॉटसन-क्रिक मॉडल है, तो मॉडल का मतलब ये होता है कि एक एक्सप्लेनेशन। मतलब ये कि फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के मुताबिक डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा नजर आता है, ये फिजिकली कैसा है, इसकी अपीयरेंस कैसी है। तो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। इन्होंने ये कहा है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड चेन्स विच आर, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं बाय बेस पेयर्स। जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है, और दोनों के दरमियान जो बेस पेयर्स हैं वो नाइट्रोजनस बेस पेयर। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इनको बेस पेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव एन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनको बेस पेयर्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक बेस पेयर पेयरिंग द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल होती है। और उसके बाद एक जो चेन होती है वो रन करती है फ्रॉम 5 to
3 डाउनवर्ड, और जो दूसरी चेन होती है वो रन करती है फ्रॉम 5 to 3 अपवर्ड। एक डाउनवर्ड रन करती है और दूसरी अपवर्ड रन करती है। तो इसका मतलब यही है ना, एंटी पैरेलल है, ताकि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकें और जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप ना हो, स्ट्रैंड जो है वो फिक्स हो, जुड़ा हुआ हो, बिकॉज इट हैज टू बी फिक्स्ड, इट हैज टू बी स्टेबल। डीएनए का मॉलिक्यूल अगर स्टेबल नहीं होगा तो डीएनए ब्रेक कर जाएगा, डीएनए ओपन हो जाएगा, तो फिर अगर डीएनए ब्रेक हो जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल वेस्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर म्यूटेशंस आएंगी और फिर उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज स्टेबल। नेक्स्ट देखें, बोथ चेन्स शो ए कांस्टेंट विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं 1951 में, जो एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन से हमें पता चला कि जो कांस्टेंट विड्थ का मतलब ये है कि ये हर जगह 2 नैनोमीटर ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये 1.5 हो गई और कहीं पे 2.6 हो गई और फिर आगे पीछे ये चेंज हो रही है। इट हैज टू बी ए कांस्टेंट विड्थ, यानी कि हर जगह से अगर आप विड्थ लें तो ये आपको 2 नैनोमीटर ही मिलेगा। देयरफॉर बोथ चेन्स आर सपोज्ड टू बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये रन कर रही हैं। उसके बाद अगर आप पेयरिंग की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि नाइट्रोजनस बेसिस पेयर करती हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है। तो हियर इज द आंसर, एडेनिन की जो बॉन्डिंग है वो थायमीन के साथ होती है, और जो गावानिन है इसकी बॉन्डिंग होती है साइटोसिन के साथ। एडेनिन विद थायमीन और गावानिन विद साइटोसिन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि बॉन्डिंग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जी एडेनिन और थायमीन में कितने बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। और गावानिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? तो उसका आंसर ये है, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गावानिन एंड साइटोसिन, और देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन और थायमीन, यानी कि ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको जरा एज एमसीक्यू भी आप देख सकते हैं। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। लास्ट टाइम हमने उसकी लेंथ की बात की थी जो कि 3.4 था, और अब हम कह रहे हैं कि वो 10 बेस पेयर, यानी कि 10 बेस पेयर्स के बाद वो ट्विस्ट आ जाता है, वो टर्न करता है, बिकॉज क्वाइल है ना, डीएनए क्वाइल फॉर्म में होता है। द सीक्वेंस कैन वेरी इन काउंटलेस वेज। जो सीक्वेंस है वो बहुत वेरी करता है। ये जो इनकी अटैचमेंट का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है हर स्पीसी के लिए अलग है। इसी वजह से कहते हैं कि हर स्पीसी का अपना एक जेनेटिक कोड होता है, अपना एक जेनेटिक सीक्वेंस होता है, और इंडिविजुअल्स के अंदर भी जेनेटिक सीक्वेंस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी बरकरार रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये आप देखें, बहुत अहम ये फिगर है, और इसको आपने लाजमी ड्रॉ करना है जब भी आप ड्रॉ करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये 5 एंड है और ये नीचे 3 एंड है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, यानी कि अप साइड डाउन है एक और एक डाउन साइड अप है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। और उसके बाद ये शुगर है, ब्लू में आप जो देख रहे हैं दोनों साइडों पे। उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पे ट्रिपल है। तो देखें आप जरा गौर करें, ये थायमीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, और गावानिन और साइटोसिन के दरमियान 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अगेन सी और जी, साइटोसिन और गावानिन के दरमियान देयर आर 3 बॉन्ड्स, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये यही वो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से 2 स्ट्रैंड्स जुड़े हुए रहते हैं। और अगर आप इसमें बात करें इनकी डिस्टेंस की, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 2 नैनोमीटर है। और उसके बाद जो ट्विस्ट की लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। और अगर आप एक बेस पेयर के दरमियान डिस्टेंस देखें तो दैट इज 0.34 नैनोमीटर। तो ये स्लाइड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। और इसके साथ ही मैं एक और चीज भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। बट बिफोर आई बिगिन विद इट, if you are new to our channel and if you like our content, our videos, you can subscribe to our channel. You should also recommend this channel to
your friends, your fellows as well, so that they can benefit as well. Okay, let's continue. Concept of gene मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि ये भी DNA के सेगमेंट को कहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जीन इज द रीजन ऑफ DNA, रीजन या पार्ट या सेगमेंट ऑफ द DNA, दैट्स वन थिंग, विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है कि DNA किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारी हो जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? DNA बना रहे हैं। तो DNA का एक सेगमेंट है वो जीन कहलाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही जीन जो है ये फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। फिजिकली यानी कि फिजिकली यही स्ट्रक्चर बनाता है, और फंक्शनल यही फंक्शन परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी में हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं वो इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन आवर जीन्स, लाइक हेयर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, इंटेलिजेंस है, एक्सेट्रा। ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ई जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। स्पेसिफिक, ये बात याद रखें, जितने भी प्रोटीन्स हैं उनकी मेकिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो DNA से जीन्स की फॉर्म में आती हैं। और मैंने जैसे कि अभी बताया कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आई कलर है, आपका हेयर कलर है, आपका स्किन टोन है, आपकी हाइट है, इंटेलिजेंस है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके जीन्स कंट्रोल करती हैं, एंड जीन्स आर द पार्ट ऑफ DNA। इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स द जीन फ्रॉम द DNA इज कॉपीड इनटू मैसेंजर RNA। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जीन या कॉपी होता है, जो रिक्वायर्ड जीन है वो कॉपी होता है, और DNA का सीक्वेंस कॉपी होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA। इसको हम फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और अगले फेज में क्या होता है कि यही mRNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स के पास आ जाता है, और राइबोसोम्स में फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है, और पॉलीपेप्टाइड जो है फोल्ड होती है और कन्फिगर करती है, और वो हुई प्रोटीन कहलाती है। तो दिस इज हाउ the DNA expression या gene expression takes place, and this is also how central dogma of the cell biology is, and this is also how the process of protein formation takes place. तो इस वीडियो में हमने तीन चीजें बेसिकली देखी। पहली चीज तो ये है कि 1953 वाटसन और क्रिक मॉडल से पहले क्या कुछ एस्टेब्लिश किया जा चुका था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, दैट्स वन थिंग। सेकंड, वाटसन एंड क्रिक मॉडल में DNA का स्ट्रक्चर फिजिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया है, 1953 में उन्होंने उसको कैसे बताया एज ए फॉर्म ऑफ मॉडल। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था वो अबाउट जीन था, कि जीन की डेफिनेशन क्या है और जीन क्या करता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।